आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। हैदराबाद निकाय चुनाव की काउंटिंग जारी है। पिछले 4 घंटे से जारी वोटों की गिनती में अब रुझानों में बड़ा उलटफेर होना शुरू हो चुका है। अब धीरे धीरे बीजेपी की सीटें जो लगातार पिछले कई घंटों से आप देख रहे थे जो 80 और उसके ऊपर नजर आ रही थी, अब वो घट रही है, कम हो रही है। तो टीआरएस का ग्राफ अब तेजी से बढ़ रहा है। अब तक के रुझानों में बीजेपी 150 सीटों वाले जीएचएमसी में 50% के आंकड़े को क्रॉस करती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन अब उसकी सीटें 70 से भी कम हो चुकी हैं। फिलहाल मुकाबला कांटे का है। अब आप देखिए 68 है इस वक्त। टैली पर आप नजर डालेंगे टीआरएस 51 पर, बीजेपी 68 पर, एआईएमआईएम 20 पर। तो कांग्रेस के पास अब 2 सीटों पर रुझान आया है, जो कि एक बड़ा डेवलपमेंट है। लेकिन पल पल बदलते रुझानों को देखकर अब ये कहना मुश्किल है कि हैदराबाद किसका होगा, निकाय चुनाव में किसका भाग्य चमकेगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता टी राघवन लगातार जुड़े हुए हैं। अब जो टैली है वो बदल रही है राघवन, जैसा कि टीआरएस के नेता भी कह रहे थे कि ये पोस्टल बैलेट के रुझान थे, जब बैलेट पेपर के रुझान आएंगे तब स्थिति कुछ और होगी। जी बिल्कुल मीनाक्षी, पोस्टल बैलेट में कह सकते हैं कि कमल खिल रहा था, तो एक बार फिर यहाँ पर कार और पतंग की आंधी देखने को मिल रही है। अभी तक जो 51 सीटों के रुझान यहाँ पर मत पत्रों की गिनती के पहले राउंड में मिले हैं, उससे ये पता चल रहा है कि 31 सीटों पर टीआरएस आगे चल रही है, जबकि 12 सीटों पर बीजेपी और 7 सीटों पर एमआईएम आगे चलती हुई यहाँ पर दिख रही है। तो अब मेरे को लगता है राह जो है टीआरएस के लिए आसान हो गई है। जैसा हम आपको पहले से ही बता रहे हैं कि सिर्फ उनको 67 सीटों पर जीत हासिल करनी है और उनका मेयर आसानी से बन जाएगा। उनके पास 31 वोट जो है पहले ही एक्स ऑफिशियल वोट उनके पास हैं। तो ऐसे में अब लग रहा है कहीं ना कहीं टीआरएस के नेता राहत की सांस ले रहे होंगे। पिछले 3 घंटों के बाद कम से कम अब उनके लिए और एमआईएम के नेताओं के लिए खुशखबरी यहां पर देखने को मिल रही है। मीनाक्षी, एआईएमआईएम की सीटें भी जितनी हम देख रहे हैं, पहले 17 सीटों पर हम रुझान देख रहे थे, अब 20 सीटों पर रुझान हम देख रहे हैं। आपको लगता है ये और बढ़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, जैसा यहाँ पर एमआईएम के नेता भी ये कह रहे थे कि जैसे ही मतपत्रों की गिनती का काम शुरू होगा, लगातार एमआईएम की सीटों में इजाफा देखने को मिलेगा। और वो चीज़ हमें देखने को भी मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर हम पिछले 15 दिन से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं मीनाक्षी। और जहाँ तक इस शहर की बात कर लें, पुराने शहर की, ओल्ड सिटी की, चार मीनार की, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर तो कम से कम लोगों के मन में भी ये भावनाएँ थी कि जो मजलिस है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, वो बढ़िया काम कर रही है और एक बार और मौका उन्हें दिया जाएगा। पिछली बार उन्होंने 44 सीटें जीती थी, इस बार भी उतनी सीटें तो लगभग वो जीतते हुए यहाँ पर दिखना, ऐसा अनुमान हम भी लगा पाए थे। और अब जो नतीजों में जो मतपत्रों की गिनती का काम शुरू हुआ है, उसमें वो टैली अब लगातार बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। मीनाक्षी, तो टैली बढ़ रही है, बीजेपी की कूच घटी है, टीआरएस की तेजी से बढ़ी है। एआईएमआईएम पहले 17 पर आगे थी, अब 20 पर आगे है। बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं यहाँ पर। हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ नेता संबित पात्रा प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ मौलाना सैयदुल कादरी साहब भी जुड़ गए हैं। आप एमआईएम के नेता हैं। मैं सबसे पहले कादरी जी आप ही का रुख कर लेती हूँ। ये चुनाव जो लगातार टैली अभी तो बदल रही है और नतीजों में अभी वक्त लगेगा। एक बात तो ये कही जा सकती है कि आप बिहार में बिजी रहे, आप बंगाल भी जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपका जो अपना क्षेत्र है, क्या वहां पर आप अपनी पकड़ मजबूत रख पाए? कादरी साहब, हम आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, एक बार हम फिर से इसे दुरुस्त करवाते हैं। क्या आप एक बार चेक करिए, आपका फोन म्यूट पर तो नहीं है? मैं चलिए दोबारा कोशिश करती हूँ आपसे संपर्क साधने की। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संबित पात्रा जी, क्या हुआ? टैली अचानक से बदल गई है। जहां आप 88 सीटों पर आगे चल रहे थे, अब ये टैली 64 पर आ गई है। नहीं, ठीक है मीनाक्षी जी, इसीलिए सुबह से हर चैनल पे हमने कहा था संयम धरने की आवश्यकता है और पोस्टल बैलेट भी खुले थे और ये टैली बदलती भी रहेंगी। और जब तक ये स्थिर ना हो जाए, किसी प्रकार का सेलिब्रेशन हम नहीं कर रहे हैं। मगर पिछली बार इसी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 4 सीट मिली थी। इस बार जो बढ़त हम हासिल कर रहे हैं,
तो जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं वो अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ा छलांग है। और इस कारण से सेलिब्रेशन या नहीं सेलिब्रेशन वो तो अलग विषय है, ये कहीं ना कहीं भविष्य 2023 में जो विधानसभा के चुनाव तेलंगाना में होने वाले हैं उसकी तरफ इंगित करते हैं। आपको याद होगा बिहार चुनाव के साथ जो 12 राज्यों में बाईपोल्स हुए थे, उपचुनाव हुए थे, उसमें तेलंगाना के दुब्बक का भी एक नाम था, दुब्बक में भी बाईपोल हुआ था। भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी दुब्बक, जो कि पहले गढ़ माना जाता था टीआरएस का, और जहां टीआरएस की सिटिंग एमएलए थे और केसीआर वहां के मुख्यमंत्री का वो खुद गृह क्षेत्र है, वहां से हमने उन्हें हरा करके इस सीट को अपने किटी में अर्थात भारतीय जनता पार्टी अपने झोली में लेकर आई थी। उस समय से तेलंगाना में एक समीकरण बदल रहा है और अपने आप में ये बहुत कुछ कहता है। ये कहता है कि जो मोह केसीआर की पार्टी के प्रति, टीआरएस के प्रति वहां के स्थानीय लोगों का था, वो मोह टूट रहा है। नंबर 2, जो केसीआर की पार्टी टीआरएस और एमआईएम, इन दोनों का जो कमरे के अंदर इलू का संबंध था, जिसको आदरणीय अमित शाह जी ने भी कहा, वह अब लोग जान रहे हैं। और जो मेहनत आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में कर रही है, वो मेहनत और वो रणनीति अब काम आ रही है। 2023 में इसका नतीजा होगा कि हम वहां पर अपने बहुमत का सरकार बनाएंगे। संबित पात्रा जी, ये पहली बार पूरे देश ने देखा कि निगम चुनाव में देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की टॉप लीडरशिप प्रचार करने के लिए उतर गई। ये कोई खास तरीके का पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट तो नहीं था आपका, जो कुछ हद तक तो कामयाब होता भी नजर आ रहा है? देखिए मीनाक्षी जी, इस देश में इस प्रकार का एक वातावरण बनाया गया है कि ये छोटा चुनाव है, ये बड़ा चुनाव है, और इन छोटे चुनाव में मेहनत नहीं करना चाहिए, बड़े चुनावों में ही मेहनत करना चाहिए। उसका नतीजा हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी आज किस प्रकार से पूरे किनारे पे खड़ी है, एक तरह से रेनिगेटेड टू द ब्रिंक, कांग्रेस पार्टी समाप्ति की ओर जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में एक ही मंत्र को माना है कि मेहनत और पसीना ये दोनों हमेशा बहाते रहना है। लेकिन मेहनत तो पूरा फल दिख नहीं रहा है संबित जी। 64 पर बीजेपी लीड कर रही है। मेयर बनने के लिए तो आपको लैंडस्लाइड विक्ट्री चाहिए। कोई बात नहीं मीनाक्षी जी, देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि हम अपनी पूरी मेहनत देंगे, नतीजे क्या आते हैं वो तो जनता जनार्दन देगी। सबसे बड़ी बात है कि 4 सीट से यहां तक का छलांग, वो परसेंटेज आप कैलकुलेशन करिए, ये किसी समय पर असंभव लगता था कि तेलंगाना जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी अपना खाता खोल पाएगी, एक फैक्टर बनेगी। एक समय ऐसा था, आप विश्वास नहीं करेंगे, आज से 2-3 साल पहले जब वहां के स्थानीय डिबेट्स में भारतीय जनता पार्टी को बुलाया नहीं जाता था। वहां एक विधायक थे, राजा सिंह जी हमारे एक विधायक थे। आप सोचिए, वहां से स्थिति बदलती है और आज हम मेन ऑपोजिशन या मेन पार्टी के रूप में, देखिए आज हम देखिए संबित जी, आपसे बात करते करते टैली बदल गई है। देखिए आप टैली देख रहे होंगे इंडिया टीवी पर, अब टीआरएस 60, बीजेपी 59। अब ये तो नेक टू नेक फाइट हो गई है। देखिए मीनाक्षी जी, बिल्कुल सही बात है, नेक टू नेक फाइट कोई छोटी चीज नहीं होती है। वो भी उस राज्य में, जिस राज्य में हमारा अस्तित्व नहीं था, जिस राज्य में हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता थी। एक बात स्पष्ट होता है, किसी भी राज्य में, किसी भी चुनाव में हमारा जो आला नेतृत्व है, चाहे वो नड्डा जी हो हमारे अध्यक्ष, चाहे गृह मंत्री जी हो अमित शाह जी, चाहे जनरल सेक्रेटरी हो भूपेंद्र जी, चाहे बाकी पूरा का पूरा नेतृत्व हो, वो पूरी नेतृत्व नीचे उतरती है, मेहनत करती है, जनता से जुड़ती है, जनता के बीच अपने आइडियोलॉजी के विषय को लेकर जाती है, विचारधारा को स्थापित करती है, डेवलपमेंट के मॉडल पर चुनाव लड़ती है, उसका नतीजा हमेशा अच्छा ही रहता है। ठीक है संबित जी, हमारे साथ सैयदुल कादरी साहब भी जुड़े हुए हैं और अब बीजेपी सांसद अरविंद धर्मपुरी जी भी जुड़ गए हैं। कादरी साहब, डेवलपमेंट के मुद्दे पर बीजेपी ने कहा कि हमने चुनाव लड़ा और हर चुनाव हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बड़ा है। आप बिहार में तैयारी करते रहे, वहां पे जमीन बना रहे थे, बंगाल जाने की तैयारी आप कर रहे हैं और आपके अपने क्षेत्र में बीजेपी ने पकड़ मजबूत कर ली है। देखिए, आपको ये बात कहूं कि हम बिहार गए और वहां पर जो है सीमांचल के मुद्दे को उठाया, जो कि इससे पहले किसी पार्टी ने सीमांचल की बदहाली की बात नहीं कही थी। कोई नेशनल चैनल करता था, कोई पर उसको कवर नहीं करता था। एमआईएम ने सारे हिंदुस्तान की आंखें खोली सीमांचल की बदहाली पर। किस तरह हमारे भारतीय वहां पर वो हिंदुस्तानी नागरिक वहां पर
तरह बदहाली में है उसको किया, और वहां की आवाम ने हमें आशीर्वाद दिया, MIM को आशीर्वाद दिया, और वहां से MIM ने 5 सीटें जीती। और रही बात जो है हैदराबाद की, तो यहाँ हैदराबाद में जो आज बीजेपी का आपको जो टैली कुछ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसकी जिम्मेदार जो है कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस वहां पर उनका कोई बेस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी 150 के करीब जो है वो तकरीबन पूरे सीटों पे वो इलेक्शन लड़ रही है और वोट काटने का काम कर रही है। और इसकी मिसाल मैं आपको फिगर्स के साथ दे सकता हूं कि सिकंदराबाद MP इलेक्शंस में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किशन रेड्डी जो जीते हैं, उसमें बीजेपी ने 4,80,000 वोट हासिल किए और TRS 4 लाख के करीब वोट हासिल, और कांग्रेस 1,80,000 वोट से। कादरी साहब, आपके मत से शायद अरविंद धर्मपुरी जी का मत कुछ अलग होगा। अरविंद जी, क्या वाकई में कांग्रेस वोट काट रही है जिसका फायदा आपको मिल रहा है, या फिर जो राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि दरअसल अब बीजेपी अपना विपक्ष खुद चुन रही है, वो विपक्ष में MIM को देखना चाहती है और दूसरा खुद को पक्ष में मजबूत बना रही है? ये आंकड़े देखिए, आप 150 दिखा रहे हैं, उसमें MIM जो 45 के लगभग था अभी 30 पे उतर गया है, और TRS और बीजेपी लगभग सेम चल रहे हैं। इसका मतलब जो है TRS का कम से कम 20-30 सीट MIM के खा चुके हैं। इट इज क्लियर नाउ विथ दिस नंबर, दैट इज व्हाट इट शोज। यहाँ पर एक चीज, आप ये पोस्टल बैलेट है, सॉरी पेपर बैलेट है, शाम तक लगेगा टाइम, पर एक तो निश्चय है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो तेलंगाना में शुरू हो चुका है लोकसभा से। उसके बाद दुब्बाक बाई इलेक्शन में जो असेंबली सेगमेंट चीफ मिनिस्टर, उनके बेटे KTR और उनके नेफ्यू जो तीनों के कॉन्स्टिट्यूएंसी के बीच में आता है दुब्बाक, उधर TRS को भारतीय जनता पार्टी ने हराया है। फिर आज GHMC में टक्कर क्लोज फाइट चल रहा है। इसका मतलब क्लियर है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है तेलंगाना में चालू हो चुका है और 2023 का असेंबली के लिए एक बढ़िया फाउंडेशन आज तैयार हो रहा है। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट 2023 में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 2024 में मोदी जी आप सही इस बात का जवाब दीजिएगा कि आप 2023 के लिए जमीन तैयार कर रहे थे या फिर आपकी कोशिश ये थी कि मेयर आपका बने? बिल्कुल, कोशिश तो मेयर हमारा बने, यही कोशिश थी। जिस तरह से हम लोग चुनाव लड़े हैं, जिस तरह से हमारी लीडरशिप हमारा मोटिवेशन बढ़ाया है, वो लोग इन्वॉल्व हुए हैं, योगी जी हो, अमित भाई हो, नड्डा जी हो, हमारे युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट तेजस्वी सूर्या जी हो, हमारे महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो, ये सब लोग जैसे आके हमारा मोटिवेशन बढ़ाया है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर लीडरशिप टुडे और ये हम टेम्पो आगे भी बढ़ाएंगे और 2023 में हम बिल्कुल चुनाव भी जीतेंगे। आज भी हम इतना बड़ा डेंट जो है TRS गवर्नमेंट में आज क्रिएट किए हैं, ये कोई ऑर्डिनरी थिंग नहीं है। ये दुब्बा का इलेक्शन भी ऑर्डिनरी थिंग नहीं है। 3.5 साल अभी गवर्नमेंट उनका ये तो है। हमने देखा कि निकाय चुनाव कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गया, ये किस तरीके से बीजेपी का नाक का सवाल भी बना। हम इस पर और आगे विस्तार में चर्चा करेंगे। अब मेरे एक और सहयोगी देवेंद्र पराशर भी जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, ये जिस तरीके का चुनाव लड़ा गया है, इस तरीके का अभी तक निगम चुनाव हमने नहीं देखा। BMC इलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कभी बीजेपी की टॉप ब्रास लीडरशिप मैदान में उतरी हो प्रचार के लिए इस तरह से, वो हमने नहीं देखा। यह निश्चित तौर पर नहीं है। और जैसा कि पहले बातचीत में हम लोग ये कर रहे थे इंडिया टीवी पे ही कि ये सिर्फ और सिर्फ इस मकसद से था कि अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी को ये लगा कि एक बेहतरीन मौका है माहौल बनाने के लिए, और वो माहौल तब बनेगा जब लोकल बॉडीज़ में एक बार अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि बीजेपी का अपना मेयर हो जाए, लेकिन अगर परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो वैसे वोटर्स जो कि फैंस सीटर जिन्हें कहा जाता है, जो माहौल देख के अपना मूड बनाते हैं, उनके बीच एक मैसेज चला जाता है कि ये पार्टी उभर रही है। और ऐसा दूसरे राज्यों में भी बीजेपी एक्सपेरिमेंट कर चुकी है। उड़ीसा की बात कर लें, बंगाल की बात कर लें, केरला में भी कोशिश हुई थी, हालांकि केरला की कोशिश सफल अभी तक होती नहीं दिख रही है। लेकिन बीजेपी का ये फॉर्मूला जरूर है कि इस माध्यम से वो आगे बढ़ती है। अगर विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में अच्छा करना है तो जो पहली सीढ़ी है लोकल बॉडीज़ में, वहाँ पर चुनाव में पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकती है, ताकि एक बार जब माहौल बनना शुरू हो जाए तो ना सिर्फ फैंस सीटर वोटर्स जो होते हैं, बल्कि कार्यकर्ता भी जिन्हें आप अपनी तरफ खींच सकें, या तो दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता हों उन्हें अपनी तरफ खींच पाते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए माहौल
माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। और बंगाल में भी हमने देखा था उसी फार्मूला को अपनाया जा रहा है, उसी को तेलंगाना में अपनाया जा रहा है। और अभी तक बीजेपी बहुत गदगद है और बीजेपी के नेता जो कि प्रचार में लगे हुए थे, उस दरमियान भी जब उनसे बातचीत हो रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जो मिशन वो सोच कर इसमें उतरे हुए थे वो मिशन उन्हें हासिल होता हुआ दिखाई दे रहा था। क्योंकि इतना संसाधन, आमतौर पर इस तरह का चुनाव किसी विधानसभा चुनाव का लड़ा जाता है, लेकिन लोकल बॉडीज़ के चुनाव में इतनी ताकत झोंकने के पीछे ही मकसद था कि कर्नाटका के बाद बीजेपी दक्षिण भारत में अपना कोई गेट नहीं खोल पाई है। पार्टी को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक उम्मीद है। देवेंद्र संबित हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संबित भी आप भी जानते हैं कि देवेंद्र की जो है पॉलिटिकल समझ और इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा खासा लंबा है, तो ये भी अपने सवालों की कुछ फहरिस्त तैयार करके आए हैं जो वो आपसे पूछना चाह रहे हैं। देवेंद्र, ओवर टू यू। और संबित जी से सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि ये फॉर्मूला क्यों कि अगर वहाँ पे हैदराबाद में जा रहे हैं तो नाम बदल देंगे, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? एक तरफ पार्टी बार बार ये कहती है कि वो विकास के रास्ते पे आगे चलेगी, ये कौन सा विकास है कि नाम बदल देंगे? इसके पीछे क्या वजह थी? देखिए देवेंद्र जी, मुझे लगता है इसका उत्तर स्वयं आदरणीय अमित शाह जी ने और जेपी नड्डा जी ने दिया है। आखिरी दिन जब एक कंक्लूडिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ 5 बजे से पहले, 3 बजे आरंभ हुआ और 5 बजे से पहले कंक्लूड हुआ, और ये सवाल आदरणीय अमित शाह जी से पूछा गया, गृह मंत्री से पूछा गया। उन्होंने कहा हम डेवलपमेंट के प्लैंक पर ये चुनाव लड़ रहे हैं और जो मैं भाग्य लक्ष्मी मंदिर गया वो मेरा अपना व्यक्तिगत विषय था। चूंकि मैं मां भाग्य लक्ष्मी का भक्त हूं, चूंकि मैं मां भाग्य लक्ष्मी की आराधना करना चाहता हूं, इसलिए मैं मंदिर दर्शन करने गया था। इसको राजनीति से जोड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और देखिए बहुत स्पष्ट तरह से उन्होंने कई आंकड़ों का वहां बौछार रखा था। उन्होंने किस प्रकार 10,000 रुपए फ्लड के समय जो प्रॉमिस किए गए थे ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर्स द्वारा और केसीआर की पार्टी द्वारा, आप इसे भले ही अपनी आस्था से जोड़े, लेकिन जब आप सार्वजनिक जीवन में है, राजनीति में है, तब कुछ भी निजी नहीं रह जाता, सब कुछ पब्लिक हो जाता है। और इसलिए एमआईएम के नेता ये आरोप आप पर लगाते आए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, शायद कादरी साहब भी बोलेंगे कि आप डिविसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नहीं, देखिए वो इंशाअल्लाह बोले, वो बोले ला इलाहा इल्लल्लाह तो ठीक है। मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर गृह मंत्री जी भाग्य लक्ष्मी जी के मंदिर चले गए और माँ के चरणों में उन्होंने अपना सर नवा दिया और मैं अगर माँ लक्ष्मी की जय कह देता हूँ तो वो क्यों खराब हो जाता है? देश में इस सोच को निकालना है। मैं भी अगर वो मैं मानता हूँ कि वो अपने धर्म को बिल्कुल रखे, हम भी अपने धर्म को रखे, इसमें क्या बुराई है? कादरी साहब क्या जवाब देंगे? कादरी साहब देखिए, बीजेपी और एमआईएम की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बीजेपी जो है कम्युनल पॉलिटिक्स खेलती है, उनके तमाम जो है तकरीरों में आपको कम्युनल कमेंट्स नजर आते हैं और उकसाने वाली बात और दिलों को ठेस पहुंचाने वाली बात करते हैं। और एमआईएम यकीनी तौर पर कम्युनिटी पॉलिटिक्स खेलती है। वो एक मुस्लिम कम्युनिटी के बैकवर्डनेस को उठाती है और उनकी बात करती है, दलितों की बात करती है। और एमआईएम ने मैं इस बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखती क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी के रैलियों में ला इलाहा इल्लल्लाह तो हमने भी सुना, एक जमात को जोड़ने की बात हमने भी सुनी। आपने ग्राउंड पे पॉलिटिक्स करते वक्त क्या किया वो अलग बात है, लेकिन पब्लिक रैलीज में जिस तरीके के भाषण आते हैं उसमें मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता है। प्रैक्टिकली आप देखिए मैडम, वहां पर जब एमआईएम का मेयर बना तो आलमपल्ली पोचैया को बनाया, वहां पर इख्तिदार दिया, उन कम्युनिटी को पॉलिटिकल जो है पावर दिया, उनका साथ दिया, उनके साथ काम किया। और आप देखेंगे कि महालक्ष्मी मंदिर जो है, जो बोनाल जुलूस का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, वहां के पुजारियों ने कहा हम बार बार बीजेपी वालों के पास जा रहे थे, उन्होंने काम नहीं किया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने 10 करोड़ रुपए वहां सैंक्शन कराए और उस मंदिर के लिए काम करवाया। प्रैक्टिकली वो काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब कम्युनिटीज का काम करते हैं। और संक्षेप में जवाब दीजिएगा, फिर मैं धर्मपुरी जी के पास भी जा रही हूँ। संबित देखिए, अभी मैं सुन रहा था, कादरी जी ने कहा कि जो बीजेपी है वो उकसाने वाली राजनीति करती है, कम्युनल पॉलिटिक्स करती है और ये कम्युनिटी पॉलिटिक्स करते हैं। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देखो हिंदुओं का क्या होगा। हमारे बाप दादा ने तो लाल किला दिया है, कुतुब मीनार दिया है, ताजमहल दिया है, तुम्हारे बाप दादाओं ने क्या दिया है? मुझे तो समझ में नहीं आता है ये किस प्रकार की कम्युनिटी पॉलिटिक्स है। और देखिए, हमारे इस पूरे इलेक्शन में मेन ओपोनेंट एमआईएम नहीं था। एमआईएम केवल और केवल
51 सीट पे चुनाव लड़ रही थी। 150 सीट का चुनाव है, केवल 51 सीट पे ये चुनाव लड़ रहे थे क्योंकि ये चाहते थे कि फायदा इसका टीआरएस को मिले। पिछली बार भी 60 सीट पे चुनाव लड़ा था जिसमें 44 इनकी जीत हुई थी क्योंकि उन्होंने टीआरएस के साथ टाई अप किया हुआ था। तो हमारा मुख्य जो अपोनेंट है वो टीआरएस है, केसीआर जी की पार्टी है। ये एमआईएम तो एक फ्रिंज एलिमेंट है, ये हमारे मुख्य ऑपोजिशन पार्टी नहीं है। अच्छा संबित जी, आप ये जो बात कर रहे हैं ना धर्मपुरी जी, मैं इस सवाल के साथ आपके पास आ रही हूँ। ये भले ही आप कहें कि आपका मुख्य ऑपोजिशन टीआरएस है, लेकिन कई राजनीतिक विश्लेषकों का ये कहना है कि एआईएमआईएम जिस जगह जाती है वो फायदा बीजेपी को पहुंचाती है क्योंकि उनके राजनीति का तरीका वो बहुत हद तक बीजेपी से मिलता है। जी देखिए, एमआईएम और टीआरएस यहाँ पे बहुत मजबूत दोस्त है। एक तरफ से यहाँ पे कोविड-19 सिचुएशन में जब मुसलमान तड़प रहा था तो आयुष्मान भारत यहाँ पे नहीं था, ना कोई मेडिकल इंश्योरेंस था। आवास योजना में ना एक घर मुसलमान के लिए बन रहा है। 10% रिजर्वेशन जो देश भर लागू है यहाँ पे लागू नहीं है, जिसमें मुसलमान का भी बेनिफिट होगा। ये सब जब मुसलमान को नहीं मिल रहा है, केसीआर जी यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो एमआईएम केसीआर को सपोर्ट क्यों कर रही है? आपको क्या चाहिए? आपको कौन कर रहा है कम्युनल पॉलिटिक्स? कौन कर रहा है? आपके खुद के एमआईएम के नाम में ही एक कम्युनिटी का नाम है। कर कौन रहा है यहाँ पे? हम लोग तो हर भाषण में मोदी जी के स्कीम के बारे में ही बता रहे थे। हम उनका नारा लेके चल रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यहाँ पे कम्युनल राजनीति कौन करता है? ओल्ड सिटी में हो या दूसरी जगह मुसलमान नहीं है क्या? कादरी जी जवाब देंगे, फिर मैं राघवन हमारे सहयोगी हैं वो भी हमारे साथ जुड़े, उनके पास जाऊंगी। कादरी जी जवाब दें। सबका विश्वास, सबका विकास, ये सब जो है इनके जुमलेबाजियां हैं। जब हैदराबाद में 117 साल के बाद ऐसा फ्लड आया, तेज बारिश हुई, जहां से कई लोगों को मुश्किल आई, कई घरों में जो है पानी आ गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बीजेपी की लेड हुकूमत ने 1 रुपया नहीं दिया। तो ये क्यों नहीं दिया? जबकि कर्नाटक में पड़ोस में इससे कम दर्जे का फ्लड आया, वहां पर आपने करोड़ों रुपए दिए। बिहार में आता है तो वहां पर पैसे देते हैं, लेकिन हैदराबाद को नहीं दिया। ठीक है सर, आप तीनों क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं, इसलिए अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। इंडिया टीवी संवाददाता राघवन तो जमीन पर रिपोर्टिंग कर रहे थे उस वक्त, वो बताएंगे कि वस्तु स्थिति वहां पर क्या थी, एक्चुअल कंडीशन क्या थी, रिपोर्ट क्या थी। राघवन मैं आपके पास आ रही हूँ सवाल के साथ। क्या बीजेपी के नेता सड़क पर दिखाई दिए थे? क्या टीआरएस की टॉप लीडरशिप सड़क पर दिखाई दी थी? क्या एमआईएम के नेता कादरी साहब जो दावा कर रहे हैं कि ओल्ड हैदराबाद में सब तक मदद पहुंचाई गई, क्या वो दावा सही है? आप बताएं। कि देखिए, जहां तक एमआईएम की बात कर लें, कह सकते हैं कि दावा सही है, क्योंकि हमने खुद असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ पर बाढ़ के बाद लोगों के बीच में देखा। हालांकि जो 10,000 रुपए देने वाली बात सरकार की तरफ से कही गई थी वो कई सारे लोगों को नहीं मिल पाई। इसका गुस्सा भी हमने असदुद्दीन ओवैसी पर ही लोगों को उतारते हुए भी देखा। केसीआर की बात कर लें, पूरे बाढ़ में एक दिन भी वो बाहर नहीं निकले। उनके बेटे केटीआर जरूर कहीं कहीं पर नजर आए। अरविंद धर्मपुरी जी, अभी एक अपडेट के साथ मीनाक्षी, एक सवाल मैं अरविंद धर्मपुरी जी से पूछना चाहता हूँ। अपडेट ये है कि यूसुफगुड़ा और मेहदीपट्टनम में ऑफिशियल डिक्लेरेशन हो गया। मेहदीपट्टनम में एआईएमआईएम के उम्मीदवार ने जीत दर्ज कर ली और यूसुफगुड़ा में से टीआरएस के उम्मीदवार ने जीत दर्ज कर ली है। धर्मपुरी साहब, ये तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि अर्थमेटिक आपके साथ नहीं है। मेयर तो आप किसी भी हालत में बनाने की सूरत में नहीं थे, लेकिन क्या आप जो ये दावा कर रहे थे अब तक कि आप ही की पार्टी बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, उम्मीद अभी भी बाकी है? क्योंकि पिछले 3 घंटों में आपके चेहरे पर हमने मुस्कुराहट देखी थी, लेकिन अब चिंता बढ़ रही है जिस तरह से टीआरएस आगे निकलती जा रही है। 72 पर कोई चिंता नहीं बढ़ रही है। डरा हुआ तो केसीआर जी है। तो जो इलेक्शन मार्च 2021 में था वो नवंबर में लगा दिया है। शेड्यूल आज अनाउंस करते हैं, कल से नॉमिनेशन दाखिल होते हैं, 2.5 दिन का समय देते हैं और 8 दिन का प्रचार के लिए समय देते हैं। डरा हुआ केसीआर जी है आज यहाँ पे। वो डर गए हैं बीजेपी से जो दुब्बाक इलेक्शन के बाद। आज भी हम लोग शाम में भी सेलिब्रेट करेंगे और मुस्कुराएंगे। ये मुस्कान जो है 2023 और 2024 तक भी चलेगी। जब तक हमारी ये चर्चा हो रही है, बीजेपी 45 पर लीड कर रही है, 74 पर टीआरएस लीड कर रही है, एआईएमआईएम 21 पर लीड कर रही है और कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। हमारी चर्चा जारी है, हमारे तमाम खास मेहमान जुड़े हुए। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।